Hello everyone, you all are again most welcome in our YouTube channel Bio and Technology। तो हमने पिछले दो लेक्चर्स में काफ़ी कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे हमारे दो टॉपिक्स के बारे में जो होने वाले हैं न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। अपने आप में ही ये टॉपिक्स काफ़ी बड़े हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा लंबा डिस्कस करेंगे। सभी लास्ट तक बने रहें, है ना। सभी पेशेंस रखें, आराम आराम से हम पूरा कवर करेंगे। तो बात करते हैं हम। सबसे पहले ये है हमारा न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस होता कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है। ये हमारी जनरल सेल है। इस सेल में हमने बीच में क्या दिखा रखा है, न्यूक्लियस शो कर रखा है। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। और ये हमारी न्यूक्लियस की इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में हल्का सा ही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, उसकी पोजीशन का मेन। ठीक है, पोजीशन कैसे, प्लांट के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, किसकी वजह से, वैक्यूल की वजह से। लेकिन एनिमल के अंदर कहाँ पे होता है, ये सेंटर के अंदर होता है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियर एनवलप कहलाती है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, न्यूक्लियर लैमिना। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है ये। कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यानी सबसे पहले तो न्यूक्लियस को जो कवर करेगा न्यूक्लियर एनवलप होगा वो। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जितनी भी कुछ चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके साथ में जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यूस नहीं होती, डिसकंटिन्यूस होती है। बीच बीच में इसमें क्या होता है, गैप होता है कुछ इस प्रकार से। ये गैप जो है एक पोर बना लेती है, इसका नाम होता है न्यूक्लियर पोर। तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो जो कि मॉलिक्यूल्स को इन और आउट के ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके साथ में इसके बीच में एक डार्क रीजन और प्रेजेंट होता है जो कि क्या कहलाता है, न्यूक्लियोलस कहलाता है। ये किस में काम आता है, आरएनए के फॉर्मेशन के लिए काम आता है। कौन सा रीजन है, न्यूक्लियोलस रीजन है। जब हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएटेड एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है ईआर। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होके बाहर की ओर पाई जाती है। ईआर भी हमारे पास दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या काम करवाती है, लिपिड का सिंथेसिस, साथ में सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करवाती है। हम इसको ईआर में देखेंगे। और जो दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ क्यों होगी, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। आर ई आर क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है कि उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए हम जो क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मैंने इसलिए बताया इन चीजों को यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। सबसे पहले जो पाई जाएगी वो होगी आर ई आर। देन आगे की ओर कौन सी होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी प्रेजेंट होती है तो आएगी रफ, देन कौन सी होती है, स्मूथ प्रेजेंट होती है। आगे हम देखते हैं थोड़ी सी इसके करेक्टर्स। देखो न्यूक्लियस जो है उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियर एनवलप होता है, साथ में क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। हाँ, क्रोमेटिन की बात हमने नहीं करी यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है पूरे में फैली हुई, है ना, ये क्या है, ये क्रोमेटिन है। लिख भी रखा है यहाँ पे, क्या है ये, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन को आगे देखेंगे अच्छे से। डीएनए होता है ये, डीएनए प्लस प्रोटीन होती है। डीएनए प्लस प्रोटीन मेजर पोर्शन होता है डीएनए का इसके अंदर। देखो क्रोमेटिन हो गया, डीएनए प्लस क्या है, प्रोटीन है। न्यूक्लियस क्या होता है, जो कि आरआरएनए की यानी राइबोसोमल आरएनए का क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। और आरआरएनए हमारे किसके फॉर्मेशन में काम आती है, राइबोसोम के फॉर्मेशन में काम आती है। और राइबोसोम क्या बनवाती है, प्रोटीन बनवाती है। तो अल्टीमेटली प्रोटीन के ऊपर कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियोलस कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गनली हैं, जो कि किसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारी सेल की स्ट्रक्चर है, देख लो ये बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और साइड में क्या प्रेजेंट है, इसके ईआर प्रेजेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसमें एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, वो आएगा आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर। हमने पढ़ा भी है कि जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, बाकी पैरामीशियम, यूग्लिन और फंगी, इन तीनों के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट बात करें, द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने खोजा न्यूक्लियस? रॉबर्ट हुके ने क्या खोजा था बताओ? सेल की डिस्कवरी की थी। स्वीडन ने क्या बताई थी? सेल थ्योरी बताई थी, है ना। स्वीडन एंड स्वान ने, दो साइंटिस्ट थे। और वॉटसन एंड इसके साथ ही क्रिक ने क्या बताई थी हमको? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। तो बच कौन गया? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था हमको? न्यूक्लियस के बारे में बताया था। न्यूक्लियर एनवेलप इज कंपोज ऑफ, न्यूक्लियर एनवेलप कितनी मेम्ब्रेन से क्या होता है? कंपोज होता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल और प्रोटीन ओनली। देखो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। समझो इसको आप कि एक तो होता है सिंगल मेम्ब्रेन, एक होता है डबल मेम्ब्रेन। सिंगल का मीन है कि उसके चारों ओर केवल एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी। कौन कौन से होते हैं? लाइसोसोम, ठीक है, राइबोसोम, और हम बात करें उसके अलावा लाइसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ईआर हो गई, गोल्गी हो गई। डबल मेम्ब्रेन का मीन है उसके चारों ओर दो मेम्ब्रेन पाई जाएंगी। कौन कौन से हो जाएंगे? खूब है, माइटोकॉन्ड्रिया, बात करें क्लोरोप्लास्ट, बात करें न्यूक्लियस, है ना। इन सब के चारों कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं? दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए। कौन बनाता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं, आरआरएनए कौन बनाता है? कहां पे है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन होता है? देखो जो हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है ये ऐसे कभी भी नहीं प्रेजेंट होता कंटिन्यूस मैनर में। कैसे प्रेजेंट होता है? कुछ मेम्ब्रेन होगी, फिर अगेन और थोड़ी सी मेम्ब्रेन बनाएगी, फिर अगेन और थोड़ी मेम्ब्रेन होगी, और थोड़ी मेम्ब्रेन, देन और थोड़ी मेम्ब्रेन, बीच में गैप हो जाता है ये। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। अभी न्यूक्लियर पोर क्या काम करता है? चीजों को इन और आउट करवाता है, एक्सचेंज करवाता है। तो क्या आ जाएगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कंपोनेंट कौन नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन भी कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कौन कंपोनेंट नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं, लिपिड्स नहीं, आरएनए एंड प्रोटीन नहीं, डीएनए एंड प्रोटीन। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोजोम्स होती है। समझो अब हमारी सेल जो है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम अल्टीमेटली कई नाम से जानते हैं। सबसे पहले डीएनए भी बोलते हैं हम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन भी बोलते हैं उसको हम क्रोमोजोम भी बोलते हैं। डीएनए जो है अगर वो, यानी डीएनए किससे मिलकर बना होता है? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। ये डीएनए एक स्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ जाता है। किस साथ में? स्टोन प्रोटीन के साथ में। कैसे जुड़ता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपस में एक बाइंडिंग बना लेते हैं। और ये बाइंडिंग बना करके सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। इसको हम क्या बोलते हैं? उलझी हुई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? हम क्रोमेटिन बोलते हैं। अभी समझना आप अच्छे से, मैंने क्या कहा है कि एक उलझी हुई डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, डीएनए और प्रोटीन की, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। ये सेल की अर्ली स्टेज में होती है काम, सेल की अर्ली स्टेज में। कौन सी अर्ली स्टेज? डिवीजन से अर्ली स्टेज में। अगर मान लो इस सेल को डिवीजन में जाना है तो डिवीजन में जाएगी, तो डिवीजन में जाने के लिए इसको क्रोमेटिन को क्रोमोजोम के अंदर चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये क्रोमेटिन अभी उलझी हुई स्ट्रक्चर में, देखो आप किसमें है? उलझी हुई स्ट्रक्चर में। अगर हमको सेल डिवाइड करनी है, एक सेल से दो सेल बनानी है, तो इनके अंदर जो हमारा क्रोमेटिन है इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता आसानी से। तो इस क्रोमेटिन को हम कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं। ये क्रोमोजोम कब अपेयर होते हैं हमको? मेटाफेज के ऊपर। मेटाफेज क्या है? ये सेल डिवीजन जब होती है तो उसका एक पार्ट है मेटाफेज, उसके अंदर केवल क्रोमोजोम विजिबल होते हैं। तो समझे आप, डीएनए क्या है? एक बेस शुगर फॉस्फेट की मिली हुई चैन होती है।
अगर उसमें हम हिस्टोन प्रोटीन जोड़ देते हैं और वो हिस्टोन प्रोटीन सेल में कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब ये क्रोमेटिन को मेटाफेज के ऊपर अरेंज किया जाता है, जब मेटाफेज कब आएगा, जब डिवीजन चलेगी। तो ध्यान रहे क्रोमोजोम केवल हमको सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में मिलते हैं। तो क्रोमोजोम कब दिखेंगे, जब सेल डिवाइड हो रही होगी, मेटाफेज स्टेज होगी, तो उसके ऊपर कुछ क्रोमेटिन ऐसे अरेंज हो जाएगा। ये बात थी हमारी इन तीनों की, इसकी डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम की। तो कभी कंफ्यूज मत होना। तो अगर यहाँ पे आता क्रोमेटिन का नाम तो भी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ना। चलो आगे देखते हैं। कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, शेप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कोई मीन नहीं होता, न्यूक्लियोप्लाज्म अमाउंट नहीं, टाइप ऑफ मेम्ब्रेन नहीं, इसका मीन क्रोमोजोम से होता है। कैरियोटाइप समझते हैं ना, टाइप ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम। कैरियोटाइप एक, हम बात करें कैरियोटाइप की, ये जो है एक प्रोसेस होती है, एक मेथड होता है। किसका मेथड होता है, क्रोमोजोम को अरेंज करने का, क्रोमोजोम को अरेंज करने का। हम जब किस, जैसे कि हमने सेल के सारे क्रोमोजोम को निकाला, उनको हमने उसकी कैरियोटाइपिंग की, कैरियोटाइपिंग करने के बाद हमको रिजल्ट मिलते हैं कि सबसे पहले बड़े क्रोमोजोम को अरेंज करेंगे, सबसे लास्ट में हम छोटे क्रोमोजोम को अरेंज करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम क्रोमोजोम को अरेंज करते हैं, किसके बेस के ऊपर, साइज के बेस के ऊपर। पहली बात, कैरियोटाइप में हम क्रोमोजोम को साइज के बेस पर अरेंज करते हैं। दूसरी बात, हम इसमें क्रोमोजोम को काउंट कर सकते हैं कितने क्रोमोजोम है। हम ह्यूमन सेल की बात करें, कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, जिसमें से 22 पेयर तो किसके होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोजोम के, और एक पेयर किसका होता है, सेक्स क्रोमोजोम का होता है। तो ये बात थी कैरियोटाइप की। तो कैरियोटाइप हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम या फिर साइज ऑफ क्रोमोजोम, दोनों ऑप्शन सही होते हैं यहाँ पे। विच ऑर्गेनली कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसलिए हम न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल भी इसको हम बोलते हैं। आगे देखो, न्यूक्लियर पोर्स आर मेनली कंपोज ऑफ, है ना, किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। समझो इस चीज को, हमारे पास काफी टाइप के फ्लूइड होते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म, और अभी बात करिए हमने न्यूक्लियोप्लाज्म। एक हम मैट्रिक्स भी देख लेते हैं, वैसे मैट्रिक्स है नहीं यहाँ पे, एक स्ट्रोमा भी होता है, बहुत है इतने, है ना। देखो साइटोप्लाज्म का मीन क्या है, कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके इनसाइड ऑल मटेरियल क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर जितना भी कुछ है वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। साइटोसोल क्या होता है, हमने जो साइटोप्लाज्म की बात करी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड की ओर, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर, है ना, अंदर, इनसाइड, ठीक है। सभी ऑर्गेनली को हटाकर, ऑर्गेनल को रिमूव कर देंगे, तो जो भी पार्ट बचेगा, अगर हम बात करें लिक्विड पार्ट बचेगा, तो क्या कहते हैं, हम साइटोसोल कहते हैं। इन साइटोप्लाज्म में से सारे ऑर्गेनल्स को हटा दो, वो क्या कहलाएगा, साइटोसोल कहलाएगा वो। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कि हम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी साइटोप्लाज्म के साथ में काउंट कर लें तो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा वो। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो भी कुछ प्रेजेंट होता है वो सारा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या क्या होता है, हम बात करें कुछ वोटर वगैरह के भी होंगे, डीएनए भी होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, क्रोमेटिन तो है ही, है ना। ये सारा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। आरएनए भी होगा। अब बात करें मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ होता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। स्ट्रोमा क्या होता है, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर की ओर जो भी कुछ होता है उसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रोमा कहते हैं, है ना। और क्लोरोप्लास्ट की थाइलोकोर मेम्ब्रेन के अंदर जो होगा वो क्या कहलाएगा, ल्यूमेन कहलाएगा। ये हम क्लोरोप्लास्ट में डिस्कस करेंगे अच्छी चीज को, बस इनको आप छोड़ सकते हो अभी, है ना, अभी मत समझो, चाहे तो इनको आप समझ लो, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे हम बात करते हैं
ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में डिसअपियर हो जाती है वो, है ना, समझो इस चीज को भी आप। सेल डिवीजन जो है इसका मीन होता है कि सेल को डिवाइड होना, है ना, सेल डिवाइड होगी। अब चार फेज होती हैं, पहली होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज, और चौथी क्या होती है, टीलोफेज होती है। प्रोफेज की बात करें, सबसे पहली फेज है हमारे यहाँ पे क्या था, जैसे मान लो एक ह्यूमन सेल थी यहाँ पे, उसके अंदर 46 डीएनए थे। अब वो क्या होगी, एक से दो सेल बनाएगी, दो बनाएगी, तो उसके लिए पहले वो एस फेज में जाएगी और 92 डीएनए के मोलिक्यूल बनाएगी। बना लिया, अभी ये न्यूक्लियस के अंदर ही है, अभी काम सेल है न्यूक्लियस के अंदर है। प्रोफेज में जाते ही क्या हो जाएंगे, ये सारे डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। मेटाफेज में क्या होगा, इस सेल के बीच में एक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और सारे जो क्रोमोजोम है वो कहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, मेटाफेज के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा, ये सारे क्रोमोजोम हैं, ये सारे आधे इधर चले जाएंगे और आधे इधर चले जाएंगे। टीलोफेज के अंदर जो क्रोमोजोम्स हैं उसके बीच में एक डिवाइडर बन जाएगा और फाइनली इसमें दो सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। इतना पूछा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कब हुई, प्रोफेज के अंदर, और अगेन रीअपियर कब हुई, टीलोफेज के अंदर। यहाँ बने अगेन ध्यान रखिएगा, डिसअपियर प्रोफेज में होती है और टीलोफेज में क्या होती है, अगेन रीअपियर होती है। अगेन बोलो री बोलो एक ही बात है, तो रीअपियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डार्क स्टेनिंग बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। डार्क रीजन कौन सा होता है, न्यूक्लियोलस होता है डार्क रीजन। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, आरआरएनए का फॉर्मेशन करवाता है न्यूक्लियोलस। द क्रोमेटिन दैट स्टेन्स लाइटली इज कोल्ड। तो कौन सा होता है, यूक्रोमेटिन रीजन होता है, समझो इसको भी आप। जब हम क्रोमेटिन को स्टेन करते हैं, स्टेन का मीन क्या है, कोई डाई से इसको अभिरंजित करते हैं, है ना, कोई कलरफुल करते हैं इसको, हम कोई डाई का यूज लेकर के, तो हमको दो प्रकार के रीजन मिलते हैं। एक तो लाइट रीजन मिलता है, लाइट रीजन जहां पे डाई कम एक्यूमुलेट होती है, कम इकट्ठी होती है, कुछ ऐसा रीजन मिलेगा। जैसे मान लो कोई खुला रीजन है तो वहां पे डाई कम मिलेगी हमको। एक मिलेगा डार्क रीजन, यानी क्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए प्रोटीन होती है, यानी अगर जहां पे डीएनए खुला खुला होगा वहां पे लाइट रीजन मिलेगा, जहां पे डीएनए कुछ ऐसे ज्यादा पास पास होगा कुछ, तो कैसे मिलेगा, डार्क रीजन मिलेगा। जहां पे लाइट रीजन मिलता है उस क्रोमेटिन पार्ट को हम बोल देते हैं यू क्रोमेटिन। जो डार्क रीजन होता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, हेटेरो क्रोमेटिन बोल देते हैं। ठीक है, समझे आप, स्टेनिंग करने के बाद में जो रीजन मिलते हैं हमको, एक लाइट और एक डार्क मिलता है। आगे देखो, इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल डीएनए इन द फॉर्म ऑफ, किसके रूप में होगा, देखो जीन का तो कोई मीन नहीं है, जीन तो क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं डीएनए के, सेंट्रोमियर नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्रोमोजोम या क्रोमेटिन। अब आपको याद है मैंने बताया था कि जब सेल डिवाइड करती है उस टाइम पे हमको नीड क्या होती है, कि जो हमारा डीएनए है वो अच्छे से कंपेराइज होकर के एक प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाए। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे अरेंज हो जाए ताकि उसको हम आसानी से पोल्स के ऊपर लेके जा सकें। ठीक है, ऐसे अरेंज हो जाए, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। नीड कब पड़ी हमको, जब हमको सेल डिवाइड करनी थी उस टाइम पे नीड पड़ी इस चीज को हमको। तो क्रोमोजोम अगर नॉन डिवाइडिंग सेल, अगर सेल डिवीजन ही नहीं करेगी तो एक क्रोमोजोम की नीड होगी, नहीं होगी तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। बच क्या गया, क्रोमेटिन। तो ऑलवेज नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर डीएनए हमेशा क्रोमेटिन के रूप में ही प्रेजेंट रहेगा। जब सेल को डिवाइड करना होगा उसी टाइम पे क्रोमेटिन को क्रोमोजोम में कन्वर्ट किया जाता है। चलो आगे बात करते हैं, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट सिस्टर क्रोमेटिन। ठीक है, कि सिस्टर क्रोमेटिन को कनेक्ट कौन करता है, डीएनए जो होता है, या फिर हम बात करें क्रोमोजोम, डीएनए ना बोल के बोलेंगे क्रोमोजोम। ये हमारा एक क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम की कॉपी बनेगी एक ये और एक ये दोनों आपस में सिमिलर होती हैं, और जो बीच का जो पार्ट होता है सेंटर पार्ट, जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, उस सेंट्रोमियर पर जाकर क्या होंगी, कॉपी आपस में अटैच हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेंट्रोमियर आ जाएगा। आगे देखो, फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन, क्या फंक्शन होता है, डीएनए की पैकेजिंग करवाने का काम करता है। स्पेसिफिक फंक्शन तो है नहीं इसका, वैसे तो क्रोमेटिन की बात करें तो अल्टीमेटली प्रोटीन भी एक तरह से बनाता ही है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है क्या है, डीएनए पैकेजिंग। डीएनए को पैक किया जाएगा, पैक करने के बाद उसको क्रोमोसोम बनाया जाएगा, है ना। आगे देखो, न्यूक्लियर एनवेलप इज कंटिन्यूअस विद, कि न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में क्या जुड़ा होता है, क्या अटैच होता है उसके साथ में, तो क्या अटैच होता है,
ई आर, क्या अटैच होता है, ई आर। अगर मैं पूछूं ई आर में भी आर ई आर या फिर एस ई आर, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियोलस, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और डीएनए। देखो डीएनए कहां बनता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब आप कहोगे कि सारी चीजें न्यूक्लियस में बनती है, बिल्कुल सही कहा, सारी चीजें न्यूक्लियस में बनती हैं। ये कहां बनेगा, न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर, है ना, न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर। टीआरएनए भी कहां बनेगा, न्यूक्लियो प्लाज्म, और एमआरएनए भी कहां बनेगा, न्यूक्लियो प्लाज्म बनेगा। लेकिन आरआरएनए जो ये कहां पे बनता है, न्यूक्लियो प्लस में इसका फॉर्मेशन होता है। देखो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है सेंट्रल डोग्मा का, सेंट्रल डोग्मा। एक बार हम देखते हैं रिकॉर्डिंग सही से चल रही है क्या। चलो, है ना, देखो तो हमने बात करी सेंट्रल डोग्मा के बारे में, बात कर रहे हैं हम। तो कलर, कोई लाइट कलर यूज लेते हैं, ठीक है। देखो सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल डोग्मा का मीन है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, इतना है कि सिर्फ नहीं, डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए आरएनए बनी गया, आरएनए से वापस डीएनए बन सकता है ना, ये सारे फिनोमिना होते हैं, इसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। डीएनए से डीएनए कहां बनता है, न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर बनता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए कहां बनता है, न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर बनता है। आरएनए हमारे पास तीन टाइप का होता है मोस्टली, कौन कौन सा, एमआरएनए जिसको हम बोलते हैं क्या, मैसेंजर आरएनए, जिसके पास मैसेज होता है किसको, अमीनो एसिड को कोड करने का। नेक्स्ट टीआरएनए जिसको हम क्या बोलते हैं, टीआरएनए को एक होता है क्या, आरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो एमआरएनए क्या काम करता है, कोडिंग करवाता है, टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करवाता है, और आरआरएनए क्या करवाता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों क्या कहां पर बनेंगे, न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर, और आरआरएनए कहां बनेगा, न्यूक्लियो प्लस के अंदर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, अच्छा अभी तो बताया था किसमें करता है, न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर करता है। आगे देखो, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ह्यूमन सेल्स, देखो एक से चार होती हैं। न्यूक्लियाई का मीन है कि ये होता है, जैसे कि हम बात करें बहुवचन, ठीक है। अगर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टीपल न्यूक्लियस, तो उसको हम न्यूक्लियस ना बोलकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, और एक है तो न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। ह्यूमन सेल के अंदर एक से चार न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, मोस्टली कितने होते हैं, एक होते हैं। आगे बात करते हैं, बार बॉडी इज फाउंड इन, बार बॉडी फीमेल के अंदर पाई जाती है सिर्फ। हम बार बॉडी का क्रोमोसोम कंसेप्ट है वैसे ही, बार बॉडी का जो हम यूज है वो किस में करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करने में, किसको रिकॉग्नाइज करने में, कि यूट्रस के अंदर जो बेबी है वो क्या मेल है या फीमेल है, मेल फीमेल पता करने के लिए किसका यूज करते हैं, बार बॉडी का। क्योंकि बार बॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है अर्ली स्टेज के अंदर ही, उस टाइम पे हम पता लगा सकते हैं बार बॉडी को देख करके कि ये मेल है या फीमेल है। इलीगल है वैसे ही, है ना, ये काम नहीं करना आपको, आज अगर डॉक्टर बनोगे तो नहीं करना आपको ये काम। नेक्स्ट देखो, द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, पड़ी होती है न्यूक्लियस के अंदर, जब उसको कंडेंस किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो क्रोमोजोम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखो, द प्रपोज हु प्रपोज द टर्म क्रोमेटिन, किसने प्रपोज की थी, फ्लेमिंग ने। ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल्स दिए थे डबल हेलिक्स का। आगे देखो, विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल न्यूक्लियस, ठीक है, दूसरे दोनों प्रेजेंट होती हैं। प्लास्टिड ओनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वैक्यूल भी ओनली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल भी ओनली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो वैक्यूल मैंने ओनली प्लांट इसलिए बोला है, एनिमल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट हो सकती है लेकिन बहुत स्मॉलर साइज की होती है, या फिर एब्सेंट भी हो सकती है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि एब्सेंट होती है वहां पे। लेकिन आप कह सकते हो कि उसमें स्मॉल साइज की वैक्यूल पाई जाती है। क्वेश्चन के अनुसार हम सीधा भी न्यूक्लियस को टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है। न्यूक्लियस की बात करें, सेल वॉल तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट ही नहीं होती है, ना प्लास्टिड प्रेजेंट होता, ना ही वैक्यूल प्रेजेंट होती है, तो इसमें ऑप्शन सीधा ही न्यूक्लियस पे हम टिक कर सकते हैं।
न्यूक्लियर लैमिना प्रोवाइड, क्या होते हैं न्यूक्लियर लैमिना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही हम न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवलप, तीन नाम है इसके। तो डीएनए नहीं, आरएनए भी नहीं, एनर्जी भी नहीं, क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रैंड एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है न्यूक्लियस को। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट होती है? ईआर से। स्मूथ या रफ, हमने बात की थी किससे? रफ ईआर से। हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होती है हिस्टोन प्रोटीन? न्यूक्लियस में नहीं, राइबोसोम में भी नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं, क्रोमेटिन में प्रेजेंट होती है। देखो हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं हम थोड़ी सी। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 5 टाइप की। 4 टाइप की कहां प्रेजेंट होती है? तो हम बोलते हैं, एक मॉडल है हमारे पास न्यूक्लियोसोम मॉडल, है ना, उसमें प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? H2A, H2B, H3 एंड H4। समझो इसको एक बार आप अच्छे से। ये हमारा क्या है? एक न्यूक्लियोसोम का मॉडल है जिसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। 8 है, 4 टाइप की प्रेजेंट है, 8। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस प्लस हो गया, ये दूसरा हो गया, 1 2 3 4, और ऐसे ही इनकी डबल को भी प्रेजेंट होती है। 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4, ये चारों प्रेजेंट है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, डीएनए प्रेजेंट होता है, पौने 2 राउंड प्रेजेंट होता है। ऐसे दो मॉडल, इनको दो मॉडल को जोड़ने के लिए प्रोटीन होती है H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? H1 होती है। ऐसे हमारे पास 5 प्रकार की होती है, तो H1 एक होगी, ये सारी दो दो प्रेजेंट होती है। ये सारे हमारे क्वेश्चन थे किसके? न्यूक्लियस के। ये इनके आंसर हैं, आप अच्छे से देख लें, इनको समझ लें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा होने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया होने वाला है। इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास भी काफी लंबी हो गई, तो कोई नहीं, एक एक टॉपिक करके डिस्कस कर लेंगे हम, जल्दी आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।